बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 जो है आपका घर्षण, इस अध्याय के सारे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो भी खाली जगह है उसको भरना है। तो देखिए घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है? तो गति का। ठीक है ना, आप लोग क्या भरिएगा? गति भर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है। तो पृष्ठ के किस पे? खुरदरापन पे, यानी कितना खुरदरा है। ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। लिखिएगा आपका खुरदरेपन। तो घर्षण किस पे डिपेंड करता है, यानी किस पे निर्भर है? पृष्ठ के खुरदरापन, कितना ऊबर खाबर है। ठीक है ना, चलिए अगला, घर्षण से डैश उत्पन्न होता है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? गर्मी, यानी कि हीट। ठीक है ना, घर्षण से गर्मी उत्पन्न होता है। अगला, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। तो कम जाता है। ठीक है ना, क्यों कम जाता है? तो देखिए जब भी सतह जो है, यानी कि ये सतह जो है, जितना प्लेन होगा घर्षण उतना ही कम होगा। ठीक है ना, आगे देखिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है। तो ये भी कम होता है। ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा ना। चलिए आगे देखिए 2 नंबर आपका क्या कर रहा है, 4 बच्चों को लॉटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो 4 बच्चा है, उसको बोला गया कि जो भी है लॉटनिक स्थैतिक और सर्पी घर्षण, इसको घटते क्रम में, बल के घटते क्रम में आपको दर्शाना है। तो बच्चे ने अपने अपने अनुसार दर्शाया। तो कौन सा सही आपको बताना है। देखिए क में क्या करा है, लॉटनिक फिर स्थैतिक फिर सर्पी। ख में लॉटनिक फिर सर्पी फिर स्थैतिक। आगे देखिए ग में स्थैतिक सर्पी लॉटनिक, आगे सर्पी स्थैतिक लॉटनिक। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा गो नंबर। ठीक है ना, मतलब स्थैतिक फिर सर्पिक फिर लॉटनिक। तो गो आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं आपका क्या है 3 में। देखिए क्या कर रहा है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, ठीक है ना, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठ द्वारा लगाए गए घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो आप 4 जगह वो अपने क्या करते हैं, खिलौना को इधर उधर करती है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे यही बताना है कि लगाए गए जो घर्षण बल था, ठीक है ना, उसको बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है ना, तो देखिए पढ़िए ऑप्शन। पहला क्या है, संगमरमर का गीला फर्श, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र, फिर तौलिया। अगला समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। ग में तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। फिर घ में संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया, समाचार पत्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है ना, संगमरमर का गीला फर्श, ठीक है ना, फिर संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र, फिर तौलिया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग का 4 में क्या करा है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ी झुकाते हैं। ठीक है ना, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। ठीक है ना, आप लोग कैसे दर्शाइएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिख दिए, घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा ना। चलिए मान लीजिए ये आपका टेबल है। ठीक है ना, आप टेबल को जब आप घुमाइएगा तो ये मान लीजिए आपका पुस्तक है। अगर पुस्तक का गति इधर हुआ, टेबल को इधर झुकाइएगा तो पुस्तक इधर नीचे गिरने लगेगा। तो घर्षण यहाँ पे लगेगा इधर की ओर। ठीक है ना, यहाँ पे हम ब्लैक पेन से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो घर्षण यहाँ पे लगेगा, इसमें लगेगा, यहाँ पे इस तरफ घर्षण लगेगा। ठीक है ना, जब आप लोग अगले क्लास में जाइएगा, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। इसमें डिटेल में चैप्टर ही है घर्षण, ठीक है, फ्रिक्शन के नाम से। तो जब आप लोग हाइयर घर्षण जाइएगा 11th में तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, गति मान लीजिए इधर है तो इधर की पुस्तक घसकेगा तो घर्षण इस तरफ लगेगा और ये सरफेस के बीच में लगेगा। ठीक है ना,
तो आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल को बढ़ते हैं। अब आगे आपका सवाल क्या है 5 में, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टीन संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। ठीक है ना, कोई बाल्टी में साबुन का जो पानी था वो संगमरमर के फर्श पे उलट गया। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो आपको बताना है अपने उत्तर का कारण। तो पता ही आपको बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी साबुन गिरेगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन कम यानी कि प्लेन हो जाएगा, उस पर चलना कठिन होगा। आप लोग जब देखे होंगे घर पे संगमरमर के टाइल्स लगा रहता है पर उस पर आप चलिएगा तो आपका पैर फिसलता है, पानी पे तो और भी फिसलता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, फर्श पर चलना कठिन होगा। क्या हुआ? कठिन हो जाए। क्योंकि सरफेस का जो घर्षण है वो कम गया है, यानी कि सरफेस प्लेन हो गया है। साबुन का पानी फर्श की आई क्या अनियमितताओं को भर देगा, यानी कि जो भी फर्श है ना उसमें जो गड्ढा था यानी कि उबड़ खाबड़ वाला, इसको क्या करता है? भर देगा, को भर देगा, जिससे घर्षण कम जाएगा। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे ये सब भरेगा गड्ढा, घर्षण कम जाएगा, यानी कि सतह जो है आपका प्लेन हो जाएगा और भी प्लेन हो जाएगा। ठीक है ना, और गिरने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए हमको चलना कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। जो प्लेयर होते हैं खिलाड़ी वो कीलदार जूते पहनते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर आपको बताना। चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा, खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं क्योंकि कीलदार जूते घर्षण को बढ़ा देते हैं। जब भी उसमें कील रहेगा, यानी कि आप लोग यहाँ पे समझिए, कील यानी कि उबड़ उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये घर्षण को क्या करेगा? घर्षण को बढ़ा देगा। हम बताए थे जब भी जमीन उबड़ खाबड़ रहेगा या नुकीला रहेगा, ठीक है ना, तो घर्षण को बढ़ा देता है। तो घर्षण को बढ़ा देगा जो खिलाड़ी को दौड़ते समय फिसलने से बचाता है, यानी कि उसका जूता स्लिप नहीं करता है, और स्लिप होने से खिलाड़ी बच जाते हैं। यही कारण है कि खिलाड़ी जो है वो कीलदार जूता पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, एक कीलदार मतलब जूता के नीचे वाले सतह में थोड़ा उबड़ खाबड़ रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अगला सवाल है 7 नंबर, क्या है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है। ठीक है, एक पेटिका है मतलब कुछ बक्सा है, उसको धकेलना है, तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। ठीक है ना, यानी इकबाल जो है उसको हल्का बॉक्स है उसको धकेलना है, सीमा जो है उसको भारी बॉक्स है उसको धकेलना है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी और क्यों? ठीक है ना, कौन अधिक घर्षण बल को अनुभव करेगा और इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों जो है वो अधिक घर्षण बल को अनुभव करेगा? तो उत्तर बताना है। चलिए आप लोग कैसे लिखिएगा उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। जो सीमा है वो अधिक घर्षण बल को अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण बल सीधे वजन के अनुरूप होती है और विपरीत दिशा में होती है, तो वो अधिक घर्षण बल को अनुभव करेगी। देखिए मान लीजिए ये एक सतह है, इस पे मान लीजिए ये एक बॉक्स है। ठीक है ना, सीमा वाला बॉक्स अधिक भारी था। ठीक है ना, तो भारी है तो घर्षण कैसे लगता है? देखिए पीछे की ओर घर्षण लगता है। हम ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है ना, ब्लू से। देखिए मान लीजिए घर्षण इस तरफ रहेगा, मान लीजिए सीमा इधर से इसको धक्का दे रही है। ठीक है ना, ये सीमा है, इसको धक्का दे रही है, क्या है? सीमा इसको धक्का दे रही है, तो घर्षण आपका इस दिशा में रहेगा। घर्षण का मान जब आप हायर क्लास में जाइएगा, क्लास 11th में, तो आपको बढ़ाया जाएगा घर्षण का मान निकालना, तो उसका मान होता है म्यू एन। एन क्या है? इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो इसको डिटेल में जब पढ़िएगा तो होता है म्यू एन बराबर होता है एम इंटू जी। एम क्या है? ये वस्तु का मास है, मास यानी कि वजन। तो जिस वस्तु का वजन अधिक होगा उसके कारण जो घर्षण बल लगेगा वो अधिक लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो आता है फाइनल घर्षण का मान म्यू एम जी, यहाँ पे मास भी है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो घर्षण बल भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो भारी वस्तु है उसका घर्षण बल अधिक होगा, तो सीमा जो है वो अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी। समझ में आ गया ना? ये समझ में आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये 11th का टीचर, ठीक है ना, आप 2-3 साल बाद जाके पढ़िएगा, लेकिन यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका 8 नंबर क्या है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है। तो आपका इसका उत्तर बताना है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कैसे आप लोग लिखिएगा उसको आप लोग समझिए अच्छे से। क्या लिखिएगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब वस्तुएं गतिमान होती है
तो उनके पृष्ठों की अनियमितताओं को एक दूसरे के संपर्क बिंदुओं में घुसने और क्या इंटरलॉक होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जबकि स्थैतिक घर्षण में पर्याप्त समय मिलता है। आप लोग समझ गए ना, क्योंकि ऐसा किस लिए होता था, आप एक बार फिर समझिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि जब वस्तु गतिमान होती है तो उनके बीच जो होता है, जो अनियमितता होती है, यानी कि जो भी बीच में गैप होता है, ठीक है ना, क्या होता है गैप, जो भी जगह है बीच में, वो क्या होता है एक दूसरे से संपर्क बिंदु से घुसने और इंटरलॉक होने के लिए पर्याप्त समय लगता है। लेकिन जब वस्तु स्थिर होती है तो वो एक अनियमितताएं जो है वो भर जाती है, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी समय होता है। तो इसलिए जो वस्तु जब रखा रहेगा तो उस स्थिति में जो बल लगता है स्थैतिक बल वो कम होगा और सर्पी घर्षण अधिक होगा, ठीक है ना, क्या है सॉरी, सर्पी घर्षण कम होगा। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, इसका ही रीजन लिखिएगा आप लोग। क्यों? सर्पी घर्षण कब लगता है? जब वस्तु गति में होती है। स्थैतिक घर्षण कब लगता है? जब वस्तु रेस्ट में होता है, ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ये तो जान गए। अब उसका रीजन हम लोग नीचे दे दिए, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आपका है 9 में, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार मित्र है और शत्रु है। तो घर्षण का कारण देना है, कौन कौन से उदाहरण है जिससे घर्षण हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, आप लोग कैसे लिखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए घर्षण मित्र के रूप में। घर्षण मित्र के रूप में कब काम आता है? कौन सा उदाहरण जब घर्षण हमारे मित्र के जैसा दिखता है, कब शत्रु के रूप में? तो सबसे पहले हम मित्र के रूप में लिखे थे, लिखिएगा चलने में मदद करता है। घर्षण के कारण ही हम एक जगह से दूसरे जगह तक आ जा सकते हैं, वरना हम चल ही नहीं पाते। तो घर्षण हमको चलने में मदद करता है, ये हो गया पहला। लिखिएगा लिखने में मदद मिलता है, तो घर्षण के कारण ही हम लिख पाते, वरना हमारा पेन स्लिप करते जाता, ठीक है ना, अगर घर्षण नहीं होता तो। माचिस की तीली में आग लगता है, तो घर्षण के कारण ही माचिस के तीली में आग पकड़ता है, वरना वो भी स्लिप करता है। घर्षण नहीं होता तो सब कुछ स्लिप करता है, हम लोग एक जगह कहीं बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, हमेशा इधर उधर चलते रहते, ठीक है ना। अब शत्रु क्यों है भाई, इसका लिखेगा शत्रु के रूप में। तो कैसे? देखिए जूता एवं चप्पल घिस जाते हैं। घर्षण के कारण जब हम चलते हैं तो हमारा जूता चप्पल जो है समय समय पे खत्म हो जाता है, यानी कि घिसते जाता है, ठीक है ना, और ख़राब हो जाता है, हमको नया लेना पड़ता है, तो उसके कारण हमारा नुकसान होता है, इसलिए वो शत्रु के रूप में। मशीन का गर्म होना, मशीन भी गर्म हो जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे घिसते जाता है, उसका भी सामान खराब हो जाता है। कपड़े का फटना, ये भी घर्षण के कारण। गाड़ी के टायरों का फटना, तो गाड़ी का टायर भी घिसते 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 कुछ दिन में फट जाता है। तो ये सब इस रूप में जब हमारा नुकसान होता है तो ये शत्रु के रूप में है, और यहाँ पे मित्र के रूप में, तो ये मेरा फायदे के लिए, तो ये मित्र के रूप में हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपका 10 नंबर क्या है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। जो तरल यानी कि लिक्विड, यानी कि जल, पानी में, ठीक है ना, जल ले सकते हैं, तेल, कोई भी तरल मतलब लिक्विड, दूध, दल, ठीक है ना, द्रव पदार्थ आप लोग समझिए, उसमें गति करने वाली वस्तु की आकृति जो है ना विशेष रूप से क्यों बनाते हैं, क्या कारण है कि हम आकृति उसका अलग बनाते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, कैसे वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए तरल में गति करने वाली वस्तु को, जो वस्तु है उसकी आकृति, ठीक है ना, विशेष प्रकार की, यानी धारा प्रवाह, ठीक है ना, धारा प्रवाह के बनाते हैं, इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, तरल का प्रतिरोध बल कम लगता है, ठीक है ना, तरल का प्रतिरोध बल कम लगता है किस पे, वस्तु पे। फिर गति अधिक होती है, गति मतलब स्पीड उसका तेज हो जाता है, ठीक है ना, ऊर्जा की बचत होती है। तो ये सब कारण है, इस सब फायदा होता है, इसलिए हम उसका जो है धारा प्रवाह, ठीक है ना, ताकि अच्छे से वो नीचे जा सके, उसका स्पीड तेज हो सके, हमको ऊर्जा यानी एनर्जी का बचत हो सके, ठीक है ना, इसलिए हम उसका आकृति जो है विशेष प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये भी आशा करता आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यही आपका लास्ट सवाल था, हमने 10 सवाल को देख लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत छोटा आंसर देने का प्रयास किया जो सटीक हो सके, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को भी देखेंगे। आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे दिखेगा माई ऐप, तो उस लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर चैनल का नाम प्ले स्टोर पर सर्च मार के वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम लोग क्लास अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है।